हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है 2017 में आई नेचुरल डिजास्टर मूवी जियोस्टॉर्म। खैर बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें 2019 का साल दिखाया जाता है, जहां इस वक्त पूरी दुनिया का मौसम बदल चुका है और मौसम बदलने की ही वजह से काफी सारी नेचुरल घटनाएं एक साथ हो रही है। कहीं पर बहुत खतरनाक टोर्नेडो आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर इतना ज्यादा सूखा है कि वहाँ की जमीन फट रही है। आगे हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहाँ एक ही दिन में 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोग पानी के बगैर ही मर रहे हैं। साथ ही समुद्र की सुनामी भी शहरों को तबाह कर रही है। खैर इन सब घटनाओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सब देशों के साथ एक मीटिंग रखी जिसमें फैसला लिया गया कि वो सभी मिलकर इससे बचने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे जहां से मौसम को कंट्रोल किया जा सके। आगे कुछ बड़े देशों ने अपने स्मार्ट साइंटिस्ट को भेजकर एक टीम बनाई और इस टीम का लीडर जेक नाम का आदमी था। अब कुछ टाइम में उन साइंटिस्ट्स ने मिलकर अर्थ के बाहर एक स्पेस स्टेशन बना लिया था और सैटेलाइट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दुनिया के बिगड़े मौसम को ठीक कर दे। इस सिस्टम का नाम डच बॉय रखा गया, जिसके जरिए इन सैटेलाइट्स को स्पेस स्टेशन से कंट्रोल किया जाता सके। खैर अब कुछ टाइम में ही देखते डच बॉय ने धरती के बदलते मौसम पर काबू पा लिया और सब कुछ ठीक कर दिया। आगे सीन चेंज होता है और हम जेक को देखते हैं जो एक मीटिंग में आया होता है। यहाँ यूएस की गवर्नमेंट डच बॉय का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती थी, लेकिन जेक इन सब में गवर्नमेंट का साथ देने से मना कर देता है और अपना अप्रूवल नहीं देता। इसके बाद गवर्नमेंट उसे डच बॉय के लीडर की जॉब से निकाल देती है। इसी बीच यहाँ पर जेक का भाई मैक्स उसे चुप रहने को कहता है, जिसके बाद जेक गवर्नमेंट का कहना मान लेता है और अपनी जॉब छोड़ देता है। इन सब में गवर्नमेंट का साथ मैक्स भी दे रहा था। साथ ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इस टाइम जो स्टाफ डच बॉय में काम कर रहा है उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। इस बात पर जेक सहमत नहीं होता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता। अगले सीन में मैक्स जेक को बताता है कि उसे अब डच बॉय का लीडर बना दिया गया है। ये सुनकर जेक को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। यानी हम समझ पाते हैं मैक्स भी गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जब अफगानिस्तान में मिलिट्री एक गांव को एक चेक करने के लिए जाती है, तभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर में गड़बड़ी की वजह से वहां के सभी लोग फ्रीज होने की वजह से मारे जा चुके हैं। जब यहाँ की सारी रिपोर्ट यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाती है, वो एक मीटिंग रखते हैं जहाँ सभी को लगता है कि शायद ये डच बॉय में खराबी की वजह से हुआ है, लेकिन आने वाले इलेक्शन को लेकर मीटिंग मेंबर ये बातें दबाने को कहते हैं। पर वहाँ मैक्स मौजूद होता है। वो सभी को बताता है कि उस गांव में लगभग 300 लोगों की मौत हुई है और हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना होगा। वो यहाँ सभी से डच बॉय को ठीक करने को कहता है। प्रेसिडेंट उसकी ये बात सुनकर इस बात पर राजी हो जाते हैं और डच बॉय को रिपेयर करने को कहते हैं। मीटिंग के बाद मैक्स का बॉस डेकम उससे उसके भाई जेक को वापस बुलाने को कहता है, क्योंकि डच बॉय को उससे अच्छा कोई नहीं जानता था। मैक्स जेक को बुलाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेस से अफगानिस्तान की सैटेलाइट को वापस बुलाकर उसकी जगह दूसरी सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। जब पुरानी सैटेलाइट स्टेशन पर आती है तो वहाँ मकमाउड नाम का वर्कर उस सैटेलाइट से डाटा निकाल लेता है और उसे चुपके एक लॉकर में छिपा देता है। इसके बाद जब मकमाउड जैसे ही एक खाली पैनल की तरफ जाता है, अचानक से वहाँ की सारी विंडोज खुल जाती है और वो बाहर स्पेस में चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि किसी ने उससे अपना काम निकलवाकर उसे रास्ते से हटा दिया है। इधर मैक्स जेक से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पहले वो जेक की बेटी यानी अपनी भतीजी हन से मिलता है। मैक्स यहाँ पर जेक को वापस आने को कहता है, लेकिन वो उसके साथ कहीं भी जाने से मना कर देता है। फिर मैक्स उसे अफगानिस्तान वाले हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए डच बॉय में खराबी हो गई है। पर जेक को यकीन था कि उसने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है जिसमें कोई खराबी नहीं आ सकती। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वो डच बॉय को चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वेदर कंट्रोल करने वाली सैटेलाइट का कंट्रोल चेंग लॉन्ग नाम के आदमी के हाथों में था। जब वो अपने फ्री टाइम में मार्केट से कुछ सामान खरीद रहा होता है, तभी उसके हाथ से अंडे गिर जाते हैं और वो सकड़ पर गिरते ही फ्राई होने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर भूकंप आने लगता है और जमीन के अंदर से लावा निकालना शुरू हो जाता है। अब ये सब देखकर चेंग जल्दी से वहाँ से बचता हुआ भागने लगता है और हम देखते हैं कुछ ही पल में वो पूरा इलाका तबाह हो जाता है। चेंग जो कि उस जगह से दूर निकल आया था वो उससे बच जाता है।
इधर जेक स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। यहाँ हन अपने डेव से जल्दी घर वापस आने को कहती है और साथ ही वो इमोशनल भी हो जाती है। जेक उसे प्रॉमिस करता है कि वो सही सलामत वापस आएगा। इसके बाद जेक स्पेस क्राफ्ट में बैठकर सही सलामत स्पेस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे 3 काम दिए जाते हैं। पहला, अफगानिस्तान में हुए इंसिडेंट की छानबीन करना, दूसरा, मकमाउड के मर्डर की इन्वेस्टिगेट करना और तीसरा काम हांगकांग में हुए हादसे के बारे में पता लगाना। जेक यहाँ पर अपनी पुरानी टीम के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी टीम को रिप्लेस कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी नई टीम से मिलता है और उन्हें सब कुछ समझाने लगता है। दूसरी तरफ चैंग हांगकांग वाली सैटेलाइट का सिस्टम लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिस्टम लॉगिन होने से मना कर देता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब किसी का प्लान है। इसके बाद वो मैक्स को कांटेक्ट करके इन सब के बारे में बताने लगता है। साथ ही मैक्स भी अपने सिस्टम पर सैटेलाइट को लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर उसे भी सिस्टम मना कर देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने डच बॉय को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसी बीच चैंग बताता है कि अगर हमने इसे जल्दी से ठीक नहीं किया तो जियोस्टॉर्म आ जाएगा, यानी वो नेचुरल घटनाएं जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैक्स फिर से लॉगिन करने की कोशिश करने लगता है। तभी चैंग के कमरे वाली लाइट्स बंद हो जाती है और उसके ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं। ये देखकर चैंग वहीं पर छिप जाता है। इधर जेक स्टेशन पर जाकर वहाँ की सारी सैटेलाइट्स को स्कैन करने को कहता है, ताकि वो देख सके कि और भी कोई सैटेलाइट तो खराब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स अपने ऑफिस में जाकर अपनी एक वकरदाना से ये चेक करने को कहता है कि किसने डच बॉय को हैक करके उसे लॉगिन किया है, और ये बातें वो किसी से कहने को मना करता है। जेक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाता है कि इस मिशन का इंचार्ज उसके भाई मैक्स को बनाया है और तुम्हें इस मिशन की हर रिपोर्ट उसे बतानी होगी। अब ये सब देखकर जेक और मैक्स में थोड़ी अनबन हो जाती है। अगले सीन हम देखते हैं कि हांगकांग की सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन पर बुला लिया गया है, लेकिन जैसे ही जेक और उसकी टीम उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ की लिफ्टिंग मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और वो मशीन उन सभी पर अटैक करने लगती है। लेकिन आखिर में वो सभी किसी तरह उससे बच जाते हैं। इसके बाद उसकी टीम का एक मेंबर उसे एक वीडियो दिखाता है। वो तब की वीडियो होती है जब मकमाउड की मौत हुई थी। इस वीडियो में पता चलता है कि उसकी मौत किसी ने जानबूझकर की थी और उस पैनल में जाते वक्त उसके पास एक हार्ड डिस्क थी, जो अभी भी उस स्टेशन के सोलर पैनल में अटकी हुई है। अब उस हार्ड डिस्क को लेने के लिए जेक और उसी टीम मेंबर ह्यूट वहां जाते हैं। स्पेस में जाने पर जेक उस हार्ड ड्राइव को तो ले लेता है, लेकिन स्टेशन में वापस आते वक्त उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे उसे बहुत परेशानी होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह डीप स्पेस में जाने से बच जाता है और सेफली स्टेशन पर आ जाता है। अब वो उस हार्ड डिस्क के बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि उसके सूट में किसी ने खराबी की थी, यानी उसे भी कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अब जेक ह्यूट के साथ बैठकर उस डिस्क में से जानकारी निकालने लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। पर उन्हें पता लग जाता है कि डच बॉय के सिस्टम में किसी ने वायरस डाल दिया है, जिससे डच बॉय अलग देशों की सैटेलाइट को गलत ऑर्डर दे रहा है। दूसरी तरफ चैंग हांगकांग से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाता है, ताकि वो मैक्स को इम्पोर्टेंट जानकारी दे सके। इधर मैक्स अपनी फ्रेंड सारा को भी वहाँ लेकर आता है, जो कि एक यूएस एजेंट होती है। वहाँ उनसे मिलने चैंग आता है, लेकिन जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए रोड क्रॉस करता है, उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है और उसका काफी खतरनाक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते चैंग उसे प्रोजेक्ट ज्यूस का नाम बता देता है। इधर जेक स्पेस स्टेशन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए मैक्स से बात करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे कोड लैंग्वेज में बात करता है, ताकि किसी को पता न लग पाए। इसके बाद मैक्स अपनी एम्प्लॉय डाला के पास जाकर जेक की कही बातों के कोड वर्ड्स को सॉल्व करने लगता है। कोड वर्ड में जेक ने मैक्स से ये कहा था कि इन सब में गवर्नमेंट का कोई आदमी मिला हुआ है। जेक मैक्स को किसी पर भी विश्वास न करने को कहता है। इसके बाद मैक्स डाला को प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में पता लगाने को कहता है कि ये है क्या। कुछ देर बाद डाला को उस प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स तो मिल जाती है, लेकिन वो उन्हें ओपन नहीं कर पाती। इसके बाद मैक्स अपनी फ्रेंड सारा से हेल्प करने को कहता है कि वो व्हाइट हाउस के सर्वर से उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा सके। पहले तो वो ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन मैक्स के बार बार कहने पर वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर स्टेशन पर जेक फिर से कैमरास देखने लगता है। उसे पता चलता है कि एक ड्राइव मकमाउड ने अपने लॉकर में छिपाई हुई है। इसके बाद वो जल्दी से उस ड्राइव को वहां से ले आता है।
इधर मैक्स प्रोजेक्ट जियोस की फाइल्स देखने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि किसी ने डच बॉय को एक वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया है और वो जल्दी दुनिया की सारी सैटेलाइट का यूज करके जियोस्टॉर्म लाने वाला है। मैक्स इस बात को जेक से बताता है, जिसे सुनकर फिर जेक थोड़ा नर्वस होने लगता है, क्योंकि उसने डच बॉय को दुनिया की हेल्प के लिए बनाया था और किसी ने उसे एक वेपन बना दिया। जेक उसे कहता है कि शायद ये सब प्रेसिडेंट कर रहे हो, लेकिन मैक्स इस बात पर अग्री नहीं होता कि प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगले सीन में मैक्स प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, जो इस वक्त पब्लिक गैदरिंग के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे। उधर जेक को पता चलता है कि टोक्यो की सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया है, जिससे टोक्यो में बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर रहे हैं और वहाँ काफी तबाही हो रही है। आगे पता चलता है कि ब्राजील के सैटेलाइट से भी कनेक्शन टूट गया है, जिससे वहाँ की समुद्री लहरों में अचानक तापमान गिर गया है, जिससे वहाँ की सारी चीजें फ्रीज हो रही है, जिस कारण काफी सारे लोगों की जान चली गई है। जेक के कहने पर उसकी टीम ब्राजील सैटेलाइट को जल्दी से अपनी एक दूसरी सैटेलाइट भेजकर हिट करवा देती है, जिससे अभी के लिए ब्राजील में मौसम खराब होना रुक जाता है। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन में जियोस्टॉर्म का अलर्ट हो जाता है, जहां पता चलता है कि अगले 1.5 घंटे में जियोस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। मैक्स को भी इस बात का पता चल जाता है कि जियोस्टॉर्म आने वाला है, जिसे देखकर वो काफी परेशान होने लगता है। मैक्स का बॉस डेकम वहाँ पर आता है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगता है, जिस पर मैक्स उस पर यकीन करके उसे सब कुछ बता देता है। मैक्स डेकम से डच बॉय का सिस्टम रिबूट करने को कहता है, लेकिन वो बताता है कि तुम्हें सिस्टम रिबूट करने के लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन चाहिए होगा। इधर हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन में जेक ने डच बॉय बनाते वक्त ऐसा सिस्टम तैयार किया था कि जिसमें अगर जियोस्टॉर्म का अलर्ट आए तो डच बॉय सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी बीच जेक को पता चलता है कि उसकी टीम का एक साथी डंकन वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वही टीम में गद्दार है। अचानक वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जेक सभी वर्कर्स को वापस शटल में बैठकर अर्थ पर जाने को कहता है और खुद डंकन को पकड़ने चला जाता है। यहाँ पता चलता है कि डंकन सिस्टम कमांडर था और उसी ने वो वायरस भी सिस्टम में डाला था। जेक उसे ढूंढ लेता है और उसे पीटने लगता है। डंकन वहाँ उससे कहता है कि उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए थे। फिर डंकन जेक पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन इसी बीच डंकन गलत जगह शूट करके वहाँ की विंडो को तोड़ देता है। अब जेक विंडो को टूटता देख वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि विंडो खुलने की वजह से डंकन स्पेस में चला जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर डेकम मैक्स को एक कमरे में जाने को कहता है और बताता है कि जब प्रेसिडेंट की स्पीच खत्म हो जाएगी तुम जब उनसे मिल लेना। लेकिन जैसे ही मैक्स अंदर जाता है, डेकम उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर मैक्स वहाँ से बचता हुआ अपनी फ्रेंड सारा के पास चला जाता है और उसे बता देता है कि ये सब उसका बॉस डेकम कर रहा है। मैक्स यहाँ पर कहता है कि हमें प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक चाहिए होगी जियोस्टॉर्म को रोकने के लिए, और अगला वेदर अटैक यही फ्लोरिडा में होने वाला है, जिसमें प्रेसिडेंट की मौत हो सकती है। ये सुनकर सारा मैक्स को पार्किंग में उसका वेट करने को कहती है और खुद ही प्यूबक प्लेस में फायरिंग कर देती है, जिससे प्रेसिडेंट को वहाँ से ले जाना पड़ता है। सारा प्रेसिडेंट को लेकर जाने लगती है और प्रेसिडेंट के गार्ड्स को भी शूट कर देती है। इसके बाद सारा मैक्स और प्रेसिडेंट को लेकर कार से जाने लगती है, लेकिन इनके पीछे डेकम के आदमी लगे हुए थे जो इन पर लगातार फायरिंग भी कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डच बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे दुनिया की सभी जगहों पर तबाही होनी शुरू हो जाती है। मुंबई शहर में खतरनाक तूफान शुरू हो जाता है और फ्लोरिडा में बिजली गिरने लगती है। साथ ही दिखाया जाता है कि मॉस्को में तापमान इतना कम हो जाता है जिससे वहाँ की बर्फ भी पिघल रही थी। मैक्स प्रेसिडेंट को बता देता है कि इन सब के पीछे डेकम का हाथ है और वो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है, जिसके बाद सब ठीक होने पर वो अगला प्रेसिडेंट बन जाएगा। उधर स्पेस में सब लोग शटल में बैठ जाते हैं, लेकिन जेक वहाँ से जाने को मना करता है और कहता है कि उसे अपने भाई पर भरोसा है और वो जल्दी प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक ले लेगा, जिसके बाद मैं इस सिस्टम को रिबूट कर दूंगा। इधर प्रेसिडेंट को मारने के लिए डेकम उनकी कार पर एक रॉकेट लॉन्च करवाता है, लेकिन उस कार में कोई बैठा नहीं होता। फिर सारा डेकम पर गन पॉइंट पर ले लेती है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और डेकम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जियोस्टॉर्म आने में अभी 9 मिनट बाकी थे। मैक्स जल्दी से प्रेसिडेंट को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है और प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक को अपलोड कर देता है। स्पेस स्टेशन में अभी भी जेक होता है। प्रेसिडेंट जेक का ये सैक्रिफाइस देखकर उसे थैंक्स बोलते हैं। साथ ही जेक मैक्स से उसकी बेटी का ख्याल रखने को कहता है, जिसके बाद मैक्स अपने भाई को लेकर इमोशनल हो जाता है। अब जेक बायोमेट्रिक लेकर वहाँ के सिस्टम में अपलोड करने के लिए चला जाता है। वो वहाँ एस्ट्रोनॉट का सूट पहन कर जाता है, क्योंकि वो जगह अब स्पेस में खुल चुकी थी।
जिसकी वजह से वहाँ की ग्रेविटी 0 हो जाती है। खैर अब जेक वहाँ से सिस्टम की तरफ जाने लगता है। इसी बीच वहाँ का दूर ओपन नहीं होता, तभी वहाँ जेक की टीम मेंबर यूट वहाँ आ जाती है और बायोमेट्रिक अपलोड करने में जेक की हेल्प करती है। बायोमेट्रिक अपलोड के बाद सिस्टम को रिबूट होने में कुछ टाइम चाहिए था, जिस वजह से जेक जियोस्टॉर्म आने के लास्ट सेकंड पर सिस्टम की पावर ऑफ कर देता है, जिससे सिस्टम तो रिबूट हो जाता है, लेकिन साथ ही स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह होने लगता है। जेक वहाँ से बचने के लिए एक खाली पड़ी सैटेलाइट में जाने की कोशिश करता है। वो अपने साथ यूट को भी उस सैटेलाइट के अंदर ले आता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे स्पेस स्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेशन को डिस्ट्रॉय होता देख सब उदास होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने असली हीरो को खो दिया था। हैना और मैक्स भी ये देखकर रोने लगते हैं। तभी एक साइंटिस्ट देखता है कि वहाँ अभी भी एक सैटेलाइट बची है। ये चीज वो मैक्स को देखने को भी कहता है, जिसके बाद जेक की बाकी टीम वहाँ एक स्पेस क्राफ्ट लेकर आती है और जिस सैटेलाइट में जेक और यूट थे वो उसे अपने साथ फिट करके अर्थ पर ले आती है। अब जेक को जिंदा देख सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैक्स जेक से मिलने एयरपोर्ट पर आता है और उसे गले लगा लेता है। प्रेसिडेंट भी उसे इस काम के लिए कांग्रेस करते हैं। खैर आगे हमें दिखाया जाता है कि पानी का लेवल नीचे आ रहा है और मौसम भी ठीक होने लगा है। अब एंड सीन में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेक अपनी बेटी और भाई मैक्स के साथ बैठकर फिशिंग कर रहा है और वो तीनों काफी खुश है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।